वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, भारत में सामंतवाद का उदय। आज के टॉपिक में हम भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ और सामंतवाद क्या है, सामंतवादी व्यवस्था के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम अथवा फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडल शब्द फ्यूड से बना है जिसका मीनिंग होता है जागीर। जागीर अर्थात भूमि, भूमि का ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को देता है। सेवा करने के लिए कुछ शर्त रखी जाती है और जो राजा होता है वो अपने सामंत को जागीर देता है। आरंभ में जागीर वह भूमि संपत्ति थी जिसके बदले जागीरदार जो कि सामंत है को सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। वो सेवा देता था राजा को। कभी कभी पूरे के पूरे प्रदेश सामंतों को सौंप दिए जाते थे। प्रदेश का काफ़ी हिस्सा या पूरा प्रदेश ही सामंतों को दे दिया जाता था कि आप इस पर काम करो और उसके बदले में हमारे यहाँ पर सेवा करना। जिनमें कई गांव होते थे ये बड़े सामंत कहलाते थे। इन सामंतों के अधीन छोटे सामंत होते थे जिनके अधीन बस एक गांव ही होता था। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद अस्तित्व में आया और शार्लमैन का जो साम्राज्य था वो एक आरंभिक शुरुआती सामंती राज्य बन गया। मध्ययुगीन यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद का उदय एवं विकास एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहले यूरोप के इतिहास में ही सामंतवाद का उदय हुआ था। यूरोपवासियों के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों को सामंतवादी व्यवस्था ने न केवल ही प्रभावित किया परंतु अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए वे इस व्यवस्था पर आधारित भी थे। ये व्यवस्था उनके यहाँ पर काफ़ी प्रचलित हो चुकी थी। सामंतवादी जो प्रणाली थी वो पूर्ण रूप से भूमि स्वामित्व पर ही आधारित थी। दूसरे शब्दों में सामंतवाद सामाजिक संगठन की वह व्यवस्था थी जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण उसके भूमि पर अधिकारों के आधार पर किया जाता था। जो उसके भूमि के अधिकार है उनके आधार पर उस व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते थे। यूरोप में सामंतवाद का प्रादुर्भाव उसका उदय लगभग 5वीं शताब्दी में हो गया था परंतु यह उस समय शैशव व्यवस्था में था। परंतु यूरोप की सर्वाधिक प्रसिद्ध सामंतवादी व्यवस्था का जो विकास है वो शार्लमैन, जिसे चार्ल्स महान के जिनका टाइम पीरियड था चार्ल्स महान का 768 से 814 ईस्वी 768 एडी से 814 एडी के साम्राज्य के विघटन के बाद उनका साम्राज्य जब बिल्कुल ख़त्म हो गया, पतन हो गया उनके साम्राज्य का, उस टाइम फ्रांस में हुआ था। इनके पतन की प्रक्रिया जो है लगभग 15वीं सदी में हुई परंतु सामाजिक व्यवस्था के रूप में सामंतवाद यूरोप में दीर्घ अवधि तक बना रहा। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूरोप में सामंतवाद की व्यवस्था लागू रही। अब हम बात करते हैं भारत में सामंतवादी व्यवस्था की, फ्यूडलिज्म इन इंडिया के अंदर। इससे पहले हमने यूरोप और फ्रांस में कैसे सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ ये हमने देखा, वहीं से ये व्यवस्था भारत के अंदर आई। प्रोफेसर BNS यादव ने अपनी एक पुस्तक जो करती है उनके द्वारा लिखी गई सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया में लिखा है कि कुषाण और शक युग में सबसे पहले हमें सामंतवाद के न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक तथा आर्थिक कारण भी देखने को मिलते हैं। शक और कुषाण क्योंकि ये विदेशी ही जाति थी भारत में, उनके टाइम पर ही हमें सामंतवादी व्यवस्था का रूप देखने को मिला। शक और कुषाण काल में दिखाई देते हैं मगर इसका पूर्ण जो विकास है, पूर्ण रूप से इसका विकास जो है पूर्व मध्यकाल में, जो स्टार्टिंग की मेडिवल हिस्ट्री है उसमें जो है पूर्ण रूप से हो चुका था। सामंतवाद के विकास में तत्कालीन शासकों द्वारा, जो उस टाइम के शासक थे उनके द्वारा प्रदत्त भूमि और गांव अनुदानों की प्रमुख भूमिका थी। गांवों को दान दिया जाता था। राजाओं द्वारा अपने कुल के व्यक्ति और जो उनके रिश्तेदार होते थे, संबंधी जो उनके रिलेटिव्स होते थे, उनको विभिन्न प्रांतों में उपराजा अथवा राज्यपाल नियुक्त करने की प्रथा से भी भारत में सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई क्योंकि वे अपने ही सगे संबंधियों, अपने रिलेटिव्स को ही विभिन्न प्रांतों में राजा या उपराजा या राज्यपाल नियुक्त करते थे। इस प्रथा से भी सामंतवाद को मजबूती मिली।
गुप्त काल में भूमि दान के व्यापक प्रचलन ने ब्राह्मणों और सामंतों के उद्भव का मार्ग जो है मतलब जो रास्ता था वो खोल दिया। ये अनुदान प्राप्तकर्ता स्वतंत्र रूप से अनुदान प्राप्त जागीर और ग्राम का शासन चलाते थे। जिन्हें ये अनुदान प्राप्त होता था, ये भूमि जिन्हें प्राप्त होती थी, वे जो है उस जागीर उस गांव का शासन चलाते थे। इससे सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी शुरुआत हुई। धीरे धीरे अनेक वर्गों के लोगों को भूमि अनुदान में मिलने लगी, मतलब उनको दान दिया जाने लगा भूमि का। सामंतवाद के विकास का जो रास्ता है वो खुल गया। गुप्त काल के बाद में बाह्य हमलों के कारण जो बाहरी विदेशी हमले भारत पर हुए, उसमें केंद्रीय सत्ता जो थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने से प्रभावशाली जो वर्ग था, जो काफ़ी स्ट्रोंग था, उनके हाथ में शक्ति आ गई। इससे भी सामंतवाद का रास्ता जो है खुल गया। राजपूत राज्यों की विभिन्न जहागीरों के स्वामी भी सामंत होते थे। इन सामंतों की विभिन्न श्रेणियां होती थी। कुछ बड़े सामंतों के अधीन छोटे सामंत होते थे। ये अपने क्षेत्र में राजाओं के समान ही अधिकार रखते थे, मतलब जिस भूमि पर सामंत है, जो उन्हें जागीर दी गई है, उस पर ही उनका पूर्ण अधिकार है, जैसे एक राजा का अपने राज्य पर होता है। सामंतों के लिए कई संज्ञाओं का प्रयोग होता था। ये इस प्रकार थे, जैसे भूपाल, भोक्ता, भोगी, महाभोगी, राजा, राजपूत, राजवल्लभ, सामंत, महासामंत, अधिपति, महामंडेश्वर, इन सभी जो है ये सामंतों के नाम थे। अभिलेखों में सामंतों को भूमि दान का भी उल्लेख मिलता है। भारत में सामंतवाद का उदय, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ, हमें कैसे पता चलता है कि भारत में सामंतवाद कैसे आया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में पड़ोसी राज्यों के अर्थ में सामंत शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था। जो उनके पड़ोसी राज्य थे, उन्होंने उनमें सामंत शब्द का प्रयोग किया पड़ोसी राज्यों के लिए। अश्व घोष के बुद्ध चरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। जो जागीरदार होते हैं, जागीर के स्वामी होते हैं, उसके लिए इन्होंने सामंत शब्द का प्रयोग किया था अश्व घोष ने अपने बुद्ध चरित्र में। अभिलेख से साक्ष्यों में वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में जो एक गुणेधर इंस्क्रिप्शन है, उसमें सामंत एवं महासामंत शब्दों का भी उल्लेख हमें मिलता है। इतिहासकारों में जो हमारे हिस्टोरियन हैं, मार्क्सवादी इतिहासकार हैं दामोदर धर्मानंद, कोसाम्बी ने सामंतवाद का उल्लेख किया। सामंतवाद के उदय और विकास पर मार्क्सवादी इतिहासकार रामशरण शर्मा ने विस्तार से लिखा है। उन्होंने भारतीय सामंतवाद नामक पुस्तक भी लिखी थी। भारतीय सामंतवाद नाम से उन्होंने एक बुक लिखी। भारत में सामंतवाद का जो अंकुरण है वो शक और कुषाण से होने लगा था। धर्म, विजय, ग्रहण, मोक्षानुग्रह जो समुद्रगुप्त की नीति थी, उनकी नीति का सामंतवाद को पुष्ट करने में काफ़ी योगदान रहा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में सामंतों के कर्तव्यों का भी उल्लेख हमें मिलता है। जो इलाहाबाद की प्रशस्ति है, जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी समुद्रगुप्त की, जिससे हमें समुद्रगुप्त के इतिहास की काफ़ी जानकारी मिलती है। उससे हमें सामंतों के जो कर्तव्य होते थे उनका उल्लेख हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। गुप्तों की इसी नीति के चलते मोखरी, परिवारजक, सनकानिक, वर्मन और मैत्रक आदि सामंत कुलों का भी उदय हुआ था। गुप्त काल के बाद अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई, बहुत ज़्यादा कमज़ोर अर्थव्यवस्था हो गई। अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के कारण वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। जो भी सैनिकों को या किसी भी अधिकारी वर्ग को जो वेतन, जो तनख्वाह दी जाती थी, उनके बदले में भूमि अनुदान दिया जाने लगा। भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक उदाहरण, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, वो 496 से 97 ईस्वी का उच्चकल्प महाराज जयनाथ का एक गांव अनुदान पत्र है। ये एक अनुदान पत्र है, इस पत्र में लिखा गया है। अनुदान को बृहस्पति स्मृति में प्रसाद लिखित कहा गया है। इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि जब राजा किसी की सेवा, शौर्य आदि से प्रसन्न होकर उसे अनुदान स्वरूप कोई जिला या क्षेत्र प्रदान करता है तो उसे प्रसाद लिखित अनुदान कहा जाता है। इन्होंने अपनी प्रसाद लिखित मतलब एक स्मृति इन्होंने बृहस्पति स्मृति में लिखा था कि जब कोई राजा किसी की सेवा से, मतलब किसी कोई सैनिक है या उनका कोई दास है, जो भी है, मतलब जो उनके राज्य में रहता है, उनकी सेवा करता है, उसके शौर्य, उसकी सेवा से प्रभावित होता है, खुश होता है, तो उसे प्रसन्न होकर अनुदान, भूमि अनुदान देता है और वो उसे भूमि उसके रूप में कोई जिला, कोई क्षेत्र दे देता है, तो तब उसे प्रसाद लिखित अनुदान कहा जाता है कि उसे प्रसाद के रूप में भूमि मिली है, अनुदान मिला है। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं, उपसंहार, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो हमारा सामंतवाद था भारत में,
इस प्रकार गुप्तोत्तर काल में जब आपका गुप्त खत्म हो जाते हैं, गुप्तोत्तर एज आपकी आती है, उसमें राजपूत काल तक भारत में सामंतवादी जो प्रथा थी वो काफ़ी विकसित होती गई। सामंतवाद के उदय के मूल में गिरती आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे यह भूमि अनुदान गांव अनुदान में बदला गया था। गांव अनुदान से जागीर बंटने लगी। जब गांव दान में दिए जाने लगे तो जागीर थी वो बंटने लगी। अपने जागीर में बड़े बड़े सामंतों को शासक जैसे अधिकार भी मिलने लगे और सामंतवाद धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगा। धीरे धीरे ये सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और महाराज की उपाधि धारण करने लगे। और जब किसी वंश का पतन होने लगा, जब कोई शासक, जो राजा जिनके अधीन ये सामंत होते थे, जब उसकी शक्ति कमजोर होने लग जाती थी तो ये सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। ऐसे ही सामंतवाद का उदय भारत के अंदर भी हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने राइज ऑफ फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।